चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी अपडेट है, प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद जी। संसद भवन में कुछ ही देर में उनकी मुलाकात होगी। यूपी के मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करेंगे डॉक्टर संजय निषाद। कैबिनेट मंत्री हैं, मत्स्य विभाग के मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में, और निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं जो कि गठबंधन में है भारतीय जनता पार्टी के साथ और एनडीए का हिस्सा है। और अब वो मुलाकात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री से उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर संसद भवन में। कुछ ही देर में संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी से डॉक्टर संजय निषाद की मुलाकात, और इसके बड़े मायने उनके लिए तो विशेषकर, उनके दल के लिए और भी खास। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की संसद भवन के भीतर कल, और आज डॉक्टर संजय निषाद मुलाकात करने वाले हैं थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन के भीतर। कुछ ही देर में संसद भवन में मुलाकात करेंगे डॉक्टर संजय निषाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के विषयों पर उनकी बातचीत होगी। उत्तर प्रदेश का मुद्दा होगा बातचीत का, और प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत होगी संजय निषाद की संसद भवन में। थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है मुलाकात होगी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, और इस वक्त ज्यादा जानकारी देने के लिए अविनाश तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। अविनाश, और क्या जानकारी मिल रही है आपको इस मुलाकात के संदर्भ में? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें जिस तरीके से संजय निषाद अभी विदेश दौरे से लौट के आए हैं, जहां पे अगर बात करें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के उन्होंने तमाम सारे इन्वेस्टर से बात की है जर्मनी, और इसके अलावा अगर बात करें तो कनाडा के दौरे पर वो गए थे, और उसके बाद वो दिल्ली लौटे हैं। लगातार दिल्ली में कई सारे केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे, उनसे मुलाकात करके उत्तर प्रदेश की तमाम सारी योजनाओं के बारे में बताएंगे। और जिस तरीके से निषाद पार्टी सहयोगी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की, तो वो भी लगातार डिमांड कर रही है कि जो आने वाले निकाय चुनाव है वहां पे उसको भी स्थान दिया जाए, और कुछ नगर पंचायत, कुछ नगर निगम और कुछ नगर पालिका परिषद में उसको भी टिकट दिया जाए, जिससे कि वो वहां पे अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा सके। इसको लेकर के उन्होंने पिछले दिनों बयान भी दिया था कि बीजेपी उनकी बड़ी भाई है और उनको बड़ा दिन दिखाना होगा और हमको कुछ सीटें देनी होगी। तो इसको लेकर के भी वो बातचीत कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और इसके अलावा आगे कार्य के लिए भी मार्गदर्शन ले सकते हैं कि आगे किस तरीके से कार्य किया जाए, और जो अब तक निषाद पार्टी कार्य कर रही है उसके बारे में अवगत करा सकेंगे प्रधानमंत्री जी। बहुत धन्यवाद अविनाश आपका। एक बड़ी और अहम अपडेट आपको और दे देते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन उत्तर प्रदेश में 4 लाख करोड़ रुपयों का निवेश करेंगे। 4 लाख करोड़, और निवेश आने से 5,50,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। मंत्रियों के विदेश दौरे के बाद उत्तर प्रदेश में निवेश के प्रस्ताव है। विदेशों से यूपी में लगातार निवेश का प्रस्ताव आ रहा है। कई देशों के दौरे पर गए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, और अब वहां से लौटे हैं। और अब देखिए, सिर्फ यूके और यूएस यानी कि अमेरिका और ब्रिटेन से 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं, और इससे 5.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव कब होंगे, इस पर आज तस्वीर साफ हो सकती है, क्योंकि आज हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में निकाय चुनाव को लेकर सुनवाई है। कोर्ट के फैसले पर भाजपा के साथ साथ समाजवादी पार्टी और बसपा की भी नजरें। और आपको बताएं कि हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर आज की तारीख तक यानी 20 दिसंबर तक रोक लगाई हुई है, और ऐसे में आज फिर इस मामले की सुनवाई होगी। अगर हाईकोर्ट यूपी सरकार के जवाब से संतुष्ट हो गया तो इस मामले में कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। वहीं हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि फैसला आने तक अंतिम आरक्षण की अधिसूचना को घोषित न किया जाए। हाईकोर्ट ने ओबीसी को उचित आरक्षण का लाभ दिए जाने और सीटों के रोटेशन के मुद्दों को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था, और आज इसी मामले में सुनवाई होगी। 21, 22 और 23 दिसंबर तक ये चलेगी, और अगर आज कोर्ट कुछ फैसला नहीं सुनाती है तो नगर निकाय चुनाव मार्च या अप्रैल तक टल सकते हैं, क्योंकि 23 दिसंबर से 4 जनवरी तक कोर्ट बंद रहेगी और 16 फरवरी से बोर्ड के एग्जाम्स होंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता देते हैं आज की सुनवाई के संदर्भ में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हो रही है। निकाय चुनाव पर आज तस्वीर साफ हो सकती है, संभावना है। अधिसूचना जारी करने पर आज की तारीख तक के लिए रोक लगाई गई है, और आपको बताएं कि सरकार ने जो जवाब दिया है उस पर आज पक्षकार जवाब देंगे। अगर उससे कोर्ट संतुष्ट होता है तो फैसला आ सकता है। अगर फैसला नहीं आया तो 3 दिन तक सुनवाई चलेगी, 21, 22 और 23 दिसंबर तक।
अगर इन तारीखों पर कोई फैसला नहीं आता है तो चुनाव टल सकते हैं। वैभव पांडे ने इस संदर्भ में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL दाखिल की है। ओबीसी को आरक्षण दिए जाने पर उन्होंने सवाल उठाए। सीटों के रोटेशन का भी इस याचिका में मुद्दा उठाया गया है और ओबीसी को आरक्षण दिए जाने पर सवाल है, सीटों के रोटेशन का मुद्दा है। ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया का पालन न किए जाने की दलील दी गई है पक्षकार की तरफ से। आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन न करने की दलील है इस PIL में। 2017 निकाय चुनाव की अधिसूचना 28 अक्टूबर को जारी हुई। कुछ और तथ्य बताते हैं आपको, पूरा मामला क्या है और कोर्ट की सुनवाई का कारण क्या है आपको ये भी बताते हैं। याचिकाकर्ता वैभव पांडे की याचिका पर सुनवाई है, चल रही है। आज एक और तारीख है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर लखनऊ बेंच में सुनवाई है हाईकोर्ट की। ओबीसी आरक्षण के लिए प्रक्रिया जो तय की है सुप्रीम कोर्ट ने, उसका पालन न करने की बात कही है पक्षकार ने। ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया का पालन न करने की दलील दी गई है और ट्रिपल टेस्ट के बिना ही ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करने की दलील है पक्षकार की तरफ से इस PIL में। आरक्षण में दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने का भी दावा है। सीटों के रोटेशन में भी नियमों का पालन नहीं करने की दलील दी गई है। आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन न करने का दावा है। ट्रिपल टेस्ट के बिना सूची जारी करने का आरोप है। नगर निगम में 4 सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। ये भी दलील है कि इसमें भी पालन नहीं किया गया प्रक्रिया का। ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों में 2 महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व्ड हैं और नगर पंचायत की 545 सीटों में ओबीसी के लिए कुल 147 सीटें आरक्षित हैं। इसको चैलेंज किया गया है। एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, लखनऊ से है। निकाय चुनाव को लेकर सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। एफिडेविट में 2017 के आरक्षण के सर्वे को आधार मानने की बात कही गई। हलफनामे में कहा गया है कि इसी सर्वे को ट्रिपल टेस्ट माना जाए। सरकार ने कहा कि ट्रांसजेंडर्स को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आज की सुनवाई में पक्षकार सरकार के हलफनामे का जवाब देंगे। सरकार ने जवाब दिया है, अब पक्षकार उस सरकारी हलफनामे पर अपना जवाब देंगे आज कोर्ट के सम्मुख। एक बड़ी अपडेट गाजियाबाद से इस वक्त हमारे पास। स्क्रैप कारोबारी से 44 लाख रुपयों की लूट की खबर है। बाइक सवार बदमाशों ने कारोबारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया है। कार से अपने घर जा रहा था यह स्क्रैप कारोबारी। दिल्ली से मुरादनगर जा रहा था स्क्रैप कारोबारी जब उससे लूट हुई। थाना नंदग्राम इलाके में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। शक्ति सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। इस लूट के बारे में और विस्तार से हमें बताएंगे। शक्ति, देखिए, थाना ये नंदग्राम क्षेत्र पड़ता है जहां पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। स्क्रैप कारोबारी हैं जो कि दिल्ली में स्क्रैप का कारोबार करते हैं और मुरादनगर अपने घर जा रहे थे, तभी 2 बाइक सवार बदमाश आते हैं और आने के बाद इन्हें हथियार के बल पर इन्हें रोक लेते हैं। रोकने के बाद जो इनका बैग होता है पैसों से भरा, उसे लेकर फरार हो जाते हैं। वहीं अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो आजकल देखने को मिला कि गाजियाबाद में जो अपराध है वो चरम पर है। इस समय जो आपराधिक जो गतिविधियां वो काफी बढ़ गई हैं। हालांकि गाजियाबाद में कमिश्नरेट लगा दिया, लेकिन उसके बाद भी कमिश्नरेट लगने के बाद भी यहाँ पर कोई भी ऐसा सुधार देखने को नहीं मिल रहा है कि काफी हद तक जिस तरीके से कानून की बात की जाती है, कमिश्नरेट लगा दिया जाएगा तो कानून को हाथ में लेने वाले जो बदमाश है वो डरेंगे। लेकिन यहाँ किसी में कोई डर और खौफ नजर नहीं आ रहा, बल्कि जो व्यापारी हैं वो खौफ में है, जो महिलाएं हैं वो खौफ में। चैन स्नैचिंग और मोबाइल की घटनाएं भी काफी बढ़ गई हैं। जो ये कारोबारी हैं, जो स्क्रैप कारोबारी हैं, इनका नाम फरमान है और ये फरमान दिल्ली में कारोबार करते हैं। तभी जब ये नंदग्राम थाना क्षेत्र से निकल रहे थे, उस क्षेत्र की सीमा से निकल रहे थे, तभी 2 बाइक सवार बदमाश इनकी कार के आगे अपनी बाइक को लगाते हैं और हथियार के बल पर जो इनका बैग होता है, जो पैसों से भरा बैग होता है, उसे वहां से लेके फरार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल या निशान है। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं बिल्कुल इस घटना के बाद से। शक्ति, बेशक बहुत धन्यवाद आपका। इधर कानपुर में बदमाशों और दबंगों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं। ड्यूटी पर तैनात सिपाही के साथ दबंग वीडियो में बदतमीजी करता दिख रहा है। पुलिस वाले की जैकेट पकड़कर उसके साथ बदसलूकी की जा रही है, उसे भद्दी भद्दी गालियां भी दी जा रही है। पुलिस के मुताबिक ये वीडियो चमनगंज थाना इलाके का है। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारियों ने इसका संज्ञान लिया है। वीडियो में दिख रहे दबंग के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की कई टीमें अब इस आरोपी को ढूंढ रही हैं। पुलिस के साथ बदसलूकी करते दिखाई दिए बदमाश इस वीडियो में ड्यूटी के दौरान।
भद्दी भद्दी गालियां पुलिस के लोगों जानता है ये कौन। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें, अंबेडकर नगर के भीटी तहसील में तैनात एसडीएम सुनील कुमार गिरफ्तार कर लिए गए हैं। चंदौली पुलिस ने एसडीएम सुनील कुमार को गिरफ्तार किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी का आदेश जारी किया था। 2013 में काशीराम आवास की गलत जांच में पाए गए थे दोषी। चंदौली पुलिस ने एसडीएम सुनील कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी अपडेट, जांच में दोषी पाए गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी का आदेश दिया था, उसके बाद एसडीएम सुनील कुमार को गिरफ्तार किया गया है। ताजा अपडेट, 2013 में काशीराम आवास की गलत जांच में दोषी पाए गए थे। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रावास में रहकर पढ़ाई करने वाली छात्राएं अब रात के 8 बजे के बाद विश्वविद्यालय परिसर से बाहर नहीं निकल पाएंगी। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है और इस नियम का पालन न करने वालों पर प्रशासन नियम के तहत कार्रवाई करेगा। इसके पहले विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुरुष छात्रावास में रहने वाले छात्रों के भी बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई थी। छात्रों के लिए भी बाहर जाने का समय तय किया गया है, लेकिन उन्हें रात 10 बजे तक की छूट दी गई है। पिछले दिनों विश्वविद्यालय प्रशासन ने कैंटीन में पार्टी मनाने पर भी रोक लगा दी। बताया गया था कि आने वाले दिनों में होने वाली जो आए दिन जो लड़ाइयां हैं, उनको देखते हुए यह फैसला किया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय के इस आदेश के बारे में आइए आपको कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य बताते हैं। गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं के लिए नए नियम है। रात 8 बजे के बाद गर्ल्स हॉस्टल की छात्राएं वहां से बाहर नहीं निकल पाएंगी, ऐसा आदेश है। और जिन्होंने इस आदेश का पालन नहीं किया उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। छात्रों के लिए भी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नियम बनाया है। छात्रों को रात के 10 बजे तक की मोहलत दी गई है। उसके बाद अगर वो हॉस्टल से बाहर निकलेंगे तो उन पर नियम तोड़ने की सख्त कार्रवाई होगी। हंगामा और मारपीट की घटनाओं के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि यह फैसला लिया गया। कैंटीन में पार्टी पर पहले से ही रोक लगाई जा चुकी है विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से। इसको लेकर बहुत चर्चा भी हो रही है लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन के इस फैसले पर। और एक बड़ी खबर, कानपुर देहात में पुलिस हिरासत में मौत के मामले से जुड़ी खबर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस की बर्बरता के राज खोल दिए हैं। मृतक बलवंत के शरीर पर चोट के 31 निशान मिले हैं। इस मामले में 5 पुलिसकर्मी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। 12 दिसंबर को बलवंत की पुलिस हिरासत में मौत हुई थी। 5 पुलिसकर्मी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। बलवंत के शरीर पर चोट के 31 निशान मिले हैं। पुलिस की बर्बरता सामने आई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। इस रिपोर्ट ने कई राज खोले हैं। 31 निशान शरीर पर चोट के मृतक बलवंत के। 5 पुलिसकर्मी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। 12 दिसंबर को बलवंत की पुलिस हिरासत में मौत। 12 दिसंबर को बलवंत की पुलिस हिरासत में मौत हुई थी। उसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा। कल अखिलेश यादव गए, पीड़ित परिवार से मिले। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है और इसमें पुलिस की बर्बरता के सबूत सामने आए। एक और बड़ी अपडेट है, बिजनौर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आरपीएफ में तैनात सिपाही के घर में लूटपाट की खबर आ रही है। परिवार को बंधक बनाकर घर में लूटपाट की खबर है। 40,000 नकदी और 6 लाख रुपए का सोना लूटा गया। सिपाही के घर लूट से पुलिस के महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आरपीएफ में तैनात सिपाही के घर में लूटपाट की गई। 6 लाख रुपए का सोना लूट लिया गया है। पुलिस महकमे में हड़कंप इस लूट की वारदात के बाद से। 40,000 नकद और 6 लाख का सोना लूटा गया है। इधर इटावा में जहरीला बीज खाने से 8 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। एक ही परिवार के 8 बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। जहरीला बीज खाने के बाद उल्टी और पेट दर्द की शिकायत सामने आई है। बच्चों को सैफई पीजीआई रेफर कर दिया गया है। फ्रेंड्स कॉलोनी के कोकपुरा शाला की घटना है। एक ही परिवार के 8 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। जहरीला बीज खाने से ऐसा हुआ बताया जा रहा है। उल्टी और पेट दर्द की शिकायत आई इन बच्चों की तरफ से। हॉस्पिटलाइज किया गया इनको। इधर आगरा में अफ्रीकन तोता वर्मा जी की पहचान बन गया है। दरअसल एक विदेशी नस्ल के तोते ने थाने में अपने मालिकाना हक की लड़ाई को खुद ही खत्म कर दिया। बल्केश्वर के रहने वाले अजय कुमार वर्मा और मुनिंद्र जैन के बीच तोते को लेकर विवाद हुआ था। अजय कुमार वर्मा जो कृषि विभाग में से रिटायर हुए, उनको मुनिंद्र जैन ने मार्च 2018 में तोता सौंपा था।
क्योंकि वो उसकी देखभाल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अचानक से 1 हफ्ते पहले से करीब 4.25 साल बाद अपना तोता वापस मांगने लगे। दूसरी ओर अजय कुमार वर्मा के घर के बच्चों के बीच तोता एक परिवार का सदस्य बन चुका था। अजय कुमार की बेटी मुनमुन सुबह से शाम तक तोते का ख्याल रखती है और ऐसे में पूरा परिवार तोते के मालिकाना हक को लेकर विवाद जो हो रहा है उससे तनाव में आ गया। तोते को लेकर कई बार पुलिस उनके घर भी पहुंची थी और ऐसे में जब मामला कमलानगर थानाध्यक्ष के सामने पहुंचा तो थानाध्यक्ष भी हैरत में थे कि आखिर तोता किसका है, ये कैसे साबित किया जाए। और तभी तोते ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मुनमुन कहाँ हो, मुनमुन कहाँ हो। और इसी आधार पर तय हो गया कि तोते को मुनमुन को सौंपा जाए। आगरा से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया सामने आया है। थाना कमलानगर क्षेत्र का ये मामला है कि जब दो पक्षों में इस बात को लेकर विवाद हुआ कि तोते का असली मालिक कौन है, और जब ये मामला तूल पकड़ा और 8 दिन से लगातार ये मामला चल रहा था, उसके बाद जब पुलिस स्टेशन मामला पहुंचा, पुलिस वाले सारे उनके जो कहा जाए उनके आईपीसी सीआरपीसी लगाने के बाद वो ये तय नहीं कर पा रहे थे कि आखिर इस तोते का, इस अफ्रीकन तोते जो विदेशी नस्ल का तोता है, उसका मालिक कौन है। और इसी बीच तोते ने ही आवाज़ लगा दी कि मुनमुन कहाँ हो। उसके बाद ही समझ में आ गया कि हाँ, कि मुनमुन ही इसकी असली मालिक है। मुनमुन, ये आप देख सकते हैं कि ये मुनमुन है और मुनमुन इस तोते से बेहद प्यार करती हैं। और जब 8 दिन तक ये विवाद चल रहा था तो ये खाना पीना भी उन्होंने छोड़ दिया था। तो आप बताइए किस तरह से आप इसको कैसे केयर करती हैं, और ये आप ही का नाम क्यों ले रहा? मैं इसके साथ, मतलब मेरा भाई बाहर पढ़ता था तो मोस्टली टाइम मेरे साथ ही रहा है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे साथ, पूरे फैमिली का इसके ज़्यादा लगाव है। जब ये आया था तो उस टाइम मैं ही थी घर पर, और ये साथ हमारे साथ खाना खाता है, हम सब लोग साथ में खाना खाते हैं। तो पापा फर्स्ट जो वाइट होता है सबसे पहले उसको देते हैं। इवन हम लोग पूजा भी साथ में करते हैं तो ये भी करता है, और उसको एक शब्द भी याद हो गया है, ओम। ये ओम बोलता है। ओम बोलता है? हाँ, ओम बोलता है। और इवन मैं वो सारे रक्षाबंधन, दौज, सब फेस्टिवल मैं इसके साथ करती हूँ, और मैं इसके साथ रोई भी हूँ, एक एक चीज़ शेयर भी किया। मैं जानती हूँ लेकिन वो कुछ नहीं बोलेगा उस टाइम, लेकिन सब कुछ समझता है, ये भी जानती हूँ। मेरे साथ रोता भी है। थानेदार ने अपने कमरे में रख दिया? हाँ, उन्होंने रूम में रख दिया था। फिर मैं कोने में जाके रोने लगी और प्रे करने लगी। पापा को तो लगा कि मैं कहाँ चलेगी। पापा ने उस टाइम आवाज़ दी, मुनमुन कहाँ है। तो उस टाइम ये भी बोला, मुनमुन कहाँ हो। तो ऐसे करके पुलिस शॉक्ड हो गई, वहाँ पर सब लोग शॉक्ड हो गए। मालिकाना हक का विवाद पुलिस स्टेशन तक जा पहुंचा तो बाबू ने खुद ही फैसला कर लिया कि मुझे कहां जाना है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।